हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग वेल्डिंग के सीरीज लेकर आया हूँ। एक सेट नंबर 1 का डिस्कशन हम करा चुके हैं, सेट नंबर 2 का डिस्कशन है। खासकर यह जो क्वेश्चन का डिज़ाइन किया गया है एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर या आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर और आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए। अगर आप लोग कहीं दूर के रहने वाले हैं, जबलपुर के रहने वाले नहीं हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है, या आप नहीं भी आ सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेज आपको वेल्डिंग से स्टार्ट हो चुका है। मात्र 2 क्लास हुआ है उसमें। अगर आप लोग वेल्डिंग ट्रेड है और आप एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं या आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डायरेक्ट डाउनलोड करिए। 999 रुपये लगेंगे आपको वेल्डिंग के ऑनलाइन क्लासेज के, और 1000 नोट्स का लगेगा। अगर दोनों लेना चाहते हैं तो 2000, न तो केवल क्लास लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये, 999 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से पेमेंट करिए और आप लोग घर बैठे वेल्डिंग ट्रेड से तैयारी कर सकते हैं। जो लोग और अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम वीक हैं, तो हमारे हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है, यहाँ पर भी आके तैयारी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ आपको अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रही है या कॉल करके बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, कॉल करके बात कर सकते हैं। जो वेल्डिंग ट्रेड से आईटीआई किए हैं और चाहे कुछ का भी तैयारी कर, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, आपका वेल्डिंग है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारे यहाँ बैच चल रहा है। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। और आज के सीरीज में पहला क्वेश्चन है स्टेट पोलरिटी। क्या कह रहा है? स्टेट पोलरिटी में परिपथ में धारा का प्रवाह किस ओर होता है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि पोलरिटी आपको जनरली 2 प्रकार के होते हैं, स्टेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। कहा जाता है कि अगर जॉब को एनोड सप्लाई से, पॉजिटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रोड को कैथोड से जोड़ दें तो यह स्टेट पोलरिटी कहलाता है। अगर जॉब पर निगेटिव सप्लाई, अर्थात कह सकते हैं कि आपको कैथोड से इलेक्ट्रोड को एनोड से अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इस प्रकार के कनेक्शन को रिवर्स पोलरिटी कहते हैं। पोलरिटी 2 प्रकार के होते हैं। जनरली जो पोलरिटी होता है वह आपको किस वेल्डिंग में होता है? डीसी वेल्डिंग में ही होता है। अब थोड़ा सा और हम विस्तार से बता दें आपको। देखिए, यह स्टेट पोलरिटी कह रहा है तो यह जॉब है। जॉब पर कौन सा सप्लाई देते हैं? प्लस देते हैं। और इलेक्ट्रोड पर कौन सा सप्लाई देते हैं? माइनस देते हैं। तो करंट का प्रवाह जॉब से इलेक्ट्रोड की ओर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन कहाँ से होता है? एनोड से कैथोड। तो एनोड टर्मिनल किससे जुड़े हैं? इस पर, कैथोड इस पर, यानी कि जॉब से इलेक्ट्रोड की ओर होगा। जॉब से इलेक्ट्रोड की ओर होगा। अगर यही रिवर्स पोलरिटी कहता तो इलेक्ट्रोड से जॉब की ओर होता। पोलरिटी 2 प्रकार के होते हैं। अब बाकी और भी लोग अगर अधिक जानकारी चाहते हैं, पूरा विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का, या मोबाइल नंबर बात कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन करने में सक्षम है तो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेल्डिंग दोष का कारण क्या है? वेल्डिंग दोष तो बहुत प्रकार के होते हैं। वेल्डिंग जो दोष होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे एक सही मटेरियल का ना होना, अगर सही मटेरियल ना होगा तो भी वेल्डिंग दोष होगा। कुशल कारीगर ना होना, अगर कोई वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति ही सही से वेल्डिंग ना करेगा तो दोष तो होगा ही होगा। तीसरा है जिग और फिक्चर का प्रयोग न करना। ये थोड़ा सा जिग और फिक्चर के बारे में आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो हम बता दूं। जिग और फिक्चर दोनों एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है, जॉब को पकड़ा जाता है। जिग क्या करता है ना
कि यह है जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। जनरली यह जिग का प्रयोग आपको कहाँ करते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन में करते हैं। जिग क्या है, यह एक होल्डिंग डिवाइस है जो जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है, जिग कहलाता है। फिक्सर क्या कहलाता है, यह भी एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है, लेकिन यह जॉब को पकड़ने का काम करता है और इसका प्रयोग जनरली वेल्डिंग में करते हैं जॉब को पकड़ने के लिए, ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, जॉब मुड़ ना जाए। वेल्डिंग करते हैं ना तो जॉब मुड़ने का डर रहता है, तो मुड़ने से बचाने के लिए, डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए फिक्सर का यूज जनरली किया जाता है। यानी कि इसका 2 नंबर का आंसर जो होगा वह डी होगा। 2 नंबर का आंसर क्या होगा, डी होगा। एक और आप लोग को बताता हूँ, हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बिल्डिंग कहीं नहीं होता है क्लास, आप लोग को हम बिल्डिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा दोष उच्च धारा यानी कि हाई करंट के कारण होता है। किसके कारण, हाई करंट के कारण होता है। देखिए ओवरलैप तो जानते ही हैं कि जैसे वेल्डिंग करते हैं तो उस पर मटेरियल जम जाता है। अंडरकट जानते ही हैं, अगर गड्ढा पड़ जाता है अंडरकट कर, ब्लो होल होगा इसका आंसर। अब ब्लो होल होता क्या है, बिल्डिंग बीड जो है ना उसी पर छोटे छोटे होल हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लो होल। तो हाई करंट के कारण ब्लो होल भी होगा। अगर ब्लो होल ऑप्शन न रहता ना तो अंडर कट भी हो सकता था, क्योंकि ज़्यादा जब करंट की मात्रा होता है तो वहाँ के मटेरियल पिघलता है, और जब पिघलेगा तो वहाँ ज़्यादा अंडर कट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बैक फायर रोकने के लिए सबसे पहले बैक फायर एक प्रकार का दोष है। बैक फायर है, यह दोष है क्या, देखिए वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते करते देखे होंगे एक छोटा सा विस्फोट होता है वेल्डिंग नोजल पर, और वह फ्लेम बूझ जाता है। इसी दोष को बोलते हैं बैक फायर। बैक फायर जैसे ही होता है तो एक और दोष होता है जिसको बोलते हैं फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है, बाहर से तो लगता है कि फ्लेम बुझ गया है, लेकिन इंटरनली पार्ट में फ्लेम बुझता नहीं, वह जलते हुए पाइप में रहता है, तो उससे विस्फोट होने का डर रहता है। यानी कि वह उस दोष को बोलते हैं फ्लैशबैक। अगर बैक फायर हो गया है तो सबसे पहले एसिटिलीन सिलेंडर का जो वॉल्व है ना उसको बंद करना चाहिए। न एसिटिलीन आएगा न जलेगा, तो क्या होगा, एसिटिलीन सिलेंडर के वॉल्व को पहले बंद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, 4 का ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 5, पानी के अंदर कटिंग करते समय प्रयोग में ली जाने वाली गैस क्या है, कौन सा है। पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या होता है, H2। और इसके बारे में बता दूं थोड़ा, भविष्य के ईंधन के बारे में इसे जाना जाता है। इसे भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, भविष्य का ईंधन बोला जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जो संयोग करता है उसका टेम्परेचर 2400 से कितना होता है, 2400 से 2700 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो फ्लेम का निर्माण करता है उसका टेम्परेचर 2400 से 2700 होता है। हाइड्रोजन का प्रयोग पानी के अंदर कटिंग करने के लिए जनरली किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करने में प्रयोग योग्य कैल्शियम कार्बाइड से करते हैं। किससे करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से करते हैं, और 2 विधि से करते हैं, वाटर टू कार्बाइड या कार्बाइड टू वाटर। या तो पानी को कार्बाइड पर गिराइए या कार्बाइड को पानी पर गिराइए, इसके द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। यानी कि कैल्शियम कार्बाइड होगा। और कितने विधि से उत्पन्न करते हैं, 2 विधि से, वाटर टू कार्बाइड और कार्बाइड टू वाटर। देखिए एक बात और बोलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट यह सोच रहे हैं
कि एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आएगी या डीआरडीओ की आएगी, सेल भेल की आएगी तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ट्रेड बिल्डिंग है तो गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग पढ़ लेने से वेल्डिंग पूरा तो कंप्लीट नहीं हो जाता है ना। अगर पूरा वेल्डिंग कंप्लीट करना है, आप केवल थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट करना है, तो हमारे ऑनलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करिए। 999 रुपये में आपको पूरा वेल्डिंग का कोर्स मिल रहा है। और थोड़ा सा आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सकें। वेल्डिंग का ऑनलाइन कोर्स मात्र 2 क्लास अभी हुआ है, तीसरा क्लास कल होगा, संडे छुट्टी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, सोल्डरिंग आयरन की टिप किसकी बनी होती है? सबसे पहले सोल्डरिंग है क्या, तो मैं बता दूं, एक प्रकार के सोल्डरिंग फास्टनर है। बोलिए कि फास्टनर क्या होता है? किसी भी 2 जॉब को ज्वाइंट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उस माध्यम को फास्टनर कह रहे हैं। और फास्टनर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? परमानेंट फास्टनर, टेम्पोररी फास्टनर और सेमी परमानेंट फास्टनर। अब बोले टेम्पोररी फास्टनर क्या होता है? जब 2 जॉब को ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं, अलग करते हैं, तो जॉब और फास्टनर दोनों सुरक्षित रहता है। इस प्रकार के टेम्पोररी फास्टनर कहते हैं। जैसे नट, बोल्ट, की, कटर, स्टड, प्रेस फिट, यह सब टेम्पोररी फास्टनर का एग्जाम्पल होता है। दूसरा आता है सेमी परमानेंट फास्टनर। क्या होता है? जब 2 जॉब को ज्वाइंट करते हैं और ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं, अलग करते हैं, तो जॉब तो सुरक्षित रहता है परंतु फास्टनर खराब हो जाता है। इस प्रकार के ज्वाइंट को सेमी परमानेंट ज्वाइंट बोलते हैं। और रिवेटिंग और सोल्डरिंग सेमी परमानेंट ज्वाइंट है। ठीक है, समझ गए? और वेल्डिंग और ब्रेजिंग परमानेंट ज्वाइंट है। परमानेंट ज्वाइंट किसे कहते हैं? जब 2 जॉब को ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं तो जॉब भी खराब हो जाता है और फास्टनर भी खराब हो जाता है, वह परमानेंट ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आता है। और ब्रेजिंग और वेल्डिंग परमानेंट फास्टनर होता है। सोल्डरिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सोल्डरिंग जनरली 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का जो बीट होता है वह नॉन फेरस मटेरियल का बनाया जाता है। और नॉन फेरस मटेरियल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का होता है। कितना? 1083 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम लोग कॉपर का बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है? आर्क वेल्डिंग में आर्क ब्लो कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले जानिए आर्क ब्लो होता क्या है। वेल्डिंग कर रहे हैं ना, तो वेल्डिंग बीड पर ही छोटे छोटे होल होते हैं, उसी को आर्क ब्लो हम लोग बोल रहे हैं। और एसी वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की दोष नहीं होता है। अगर एसी वेल्डिंग मशीन में कर रहे हैं तो आर्क ब्लो की दोष नहीं होता है। एसी वेल्डिंग मशीन की इफिशियंसी 85% होता है और एसी वेल्डिंग का प्रयोग केवल फेरस मेटल में किया जाता है। एसी वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केवल ओनली फेरस मेटल में किया जाता है। और डीसी वेल्डिंग का प्रयोग फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में से अर्ध अस्थाई जोड़
का प्रकार कौन है? सेमी परमानेंट जोड़ पूछ रहा था, अभी कुछ देर पहले बताए थे रिवेट, सीम जोड़, सोल्डरिंग, यह सब जो है ना सेमी परमानेंट ज्वाइंट के अंतर्गत है। अभी कुछ देर पढ़ाए थे पहले भी कि सेमी परमानेंट ज्वाइंट कौन कौन होते हैं, परमानेंट ज्वाइंट कौन कौन होते हैं और टेम्पोररी ज्वाइंट कौन कौन होते हैं, तीनों के बारे में हम बता चुके हैं इसी वीडियो में। तो यह इसका आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है? 10 में देखिए वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग जो टॉर्च होता है सबसे पहले वह कितना डिग्री पर बनता है? ऐसे वेल्डिंग विधि मैं बता दूं थोड़ा सा। वेल्डिंग विधि दो विधि से करते हैं, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड। कितने विधि से? लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड। जनरली दो विधि से, ऐसे 4-5 होता है, लिंडे वेल्डिंग, वर्टिकल वेल्डिंग, ठीक है, ब्लॉक वेल्डिंग और लेफ्ट वर्ड एंड आपको राइट वर्ड, तो 5 विधि हो गया। लेकिन ITI के बुक में जनरली आपको 2 ही प्रकार दिया हुआ है। अब लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड की बात करें तो देखिए लेफ्ट वर्ड में जो वेल्डिंग टॉर्च होते हैं वह जनरली 60 से 70 डिग्री पर, लेफ्ट वर्ड में कितना पर? 60 से 70 डिग्री पर होता है लेफ्ट वर्ड में वेल्डिंग टॉर्च। और राइट वर्ड में जो होता है जनरली जो आपको लिखा जाता है वह कितना लिखा जाता है? 30 से 40 लिखा जाता है, 30 से 40 लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टॉर्च की टिप की स्थिति का एंगल बताइए, तो ये आपको लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर 60 से 65 होगा। एक क्वेश्चन और आता है, क्या क्वेश्चन पूछता है? फीलर रॉड का एंगल क्या होना चाहिए? तो फीलर रॉड चाहे लेफ्ट वर्ड हो चाहे राइट वर्ड हो, फीलर रॉड का साइज चाहे लेफ्ट वर्ड हो या राइट वर्ड हो, दोनों में 30 से 40 डिग्री। लेकिन वेल्डिंग टॉर्च का लेफ्ट वर्ड में 60 से 70 और राइट वर्ड में 30 से 40 है। अगर क्वेश्चन आपको कभी ऐसा दिया हुआ हो तो यहाँ देना चाहिए कि यह लेफ्ट वर्ड है कि राइट वर्ड है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उदासीन फ्लेम का टेम्परेचर, उदासीन मतलब न्यूट्रल। मैं बता दूं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिलकर एक फ्लेम का निर्माण करते हैं, उस फ्लेम को ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन O2 प्लस C2H2 मिलकर एक फ्लेम का निर्माण करता है और उस फ्लेम में 3 प्रकार के होते हैं। यह फ्लेम 3 प्रकार के, पहला आपको जो फ्लेम होता है वह कार्बोराइजिंग फ्लेम जिसका टेम्परेचर 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा होता है न्यूट्रल फ्लेम जिसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा का टेम्परेचर जो होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसका टेम्परेचर 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। यह उदासीन कह रहा है ना, न्यूट्रल फ्लेम यानी कि कितना होगा? 3200 डिग्री सेल्सियस होगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहले जैसा नहीं है कि इजी कटअप जाएगा, कम कटअप में रिजल्ट हो जाएगा। आपको तैयारी अच्छा से करना पड़ेगा, संपूर्ण करना पड़ेगा। मेरिट में आने के लिए 80 प्लस नंबर चाहिए ही चाहिए। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 में हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं यह पूछते रहते हैं वैकेंसी कब आएगा, तो वैकेंसी जब आना होगा आएगा ही आएगा। आप तैयारी करते रहिए। करेंगे ऑक्सीजन का तरल अवस्था में ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? नीला। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 2/3 भाग जो होते हैं पानी होते हैं, इसीलिए अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो नीला दिखाई देता है, क्योंकि यह तरल अवस्था में कैसा दिखता है? नीला दिखता है। ऑक्सीजन की बात कर रहा था। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत द्वारा लगी आग को। सबसे पहले हम बता दें आपको आग के बारे में। आग को क्लास A, क्लास B,
क्लास सी, क्लास डी। ए कार्बोनेशियम फायर कहलाता है। लकड़ी, कोयला अर्थात ठोस पदार्थ में लगे आग को कार्बोनेशियम फायर कहते हैं। यह क्लास ए के अंतर्गत आता है। जैसे लकड़ी, कोयला और ठोस पदार्थ, क्या ठोस पदार्थ, ठीक है। दूसरा आता है आपको तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ जिसको आपको क्या बोलते हैं, लिक्विड, यानी तेलीय पदार्थ में लगे आग को क्या, कौन से आग के नाम से जानते हैं, लिक्विड फायर के नाम से जानते हैं। इसको बुझाने के लिए, क्लास ए के बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, क्लास बी के बुझाने के लिए फोम फायर, यानी कि तेल में जो लगा आग होगा उसको फोम फायर के द्वारा बुझाएंगे। और तीसरा जो है पाउडर, ये सॉरी गैस, ठीक है। गैस में लगे आग को आपको ड्राई पाउडर के द्वारा बुझाया जाता है, ड्राई पाउडर के द्वारा बुझाया। यह क्लास डी जो है ना, यह इलेक्ट्रिक फायर है, इलेक्ट्रिक है। इसको बुझाने के लिए CTC अग्निशामन का प्रयोग किया जाता है, CTC अग्निशामन का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली तैयारी हम लोग जो कराते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, वह पूरा डीपली पढ़ाया जाता है और एडवांस बिल्डिंग भी पढ़ाया जाता है। और आपको ऑफलाइन भी उससे भी और अच्छे से जानकारी चाहिए तो ऑफलाइन कोचिंग में हमारे ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वेल्डिंग में हेलमेट का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, आंखों की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा, गले की सुरक्षा, पूरा की सुरक्षा करने के लिए हेलमेट का यूज करते हैं। 14 का बी आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन में नॉन फेरस मेटल की धातु की वेल्डिंग करने के लिए करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, फेरस मेटल की वेल्डिंग करने के लिए जनरली आपको एसी वेल्डिंग मशीन का यूज करते हैं। और नॉन फेरस और फेरस दोनों की वेल्डिंग करने के लिए आपको मतलब फेरस और नॉन फेरस दोनों की वेल्डिंग करने के लिए कौन सा डीसी वेल्डिंग मशीन का यूज करते हैं। अब कह रहा है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि नॉन फेरस वेल्डिंग मशीन कौन सा, नॉन फेरस वेल्डिंग मशीन, मतलब सॉरी नॉन फेरस धातु। तो नॉन फेरस धातु के लिए डीसी वेल्डिंग जनरेटर का यूज करेंगे, डीसी वेल्डिंग जनरेटर। अगर फेरस मेटल कहते तो एसी वेल्डिंग मशीन होता है। याद रखें, सीधा सिंपल सा। सबसे ज्यादा कौन सा वेल्डिंग मशीन यूज करते हैं, एसी की डीसी, तो डीसी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा फेरस और नॉन फेरस दोनों पर किया जाता है। डीसी की लेकिन इफिशियंसी जो होता है वह 65% ही होता है, जबकि एसी वेल्डिंग मशीन की इफिशियंसी 85% होता है। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट पेमेंट करिए। आपको 2 क्लास ओनली हुआ है, तीसरा क्लास आपको कल होगा, आज संडे है। एसी मशीनों की दोनों पोलों पर गर्मी। सबसे पहले तो एसी मशीनों में पोलरिटी नहीं होती है, और जब पोलरिटी नहीं होगा तो जॉब और इलेक्ट्रोड दोनों पर समान यानी कि सेम टेम्परेचर उत्पन्न होगा, 50-50 होगा। कितना होगा? 50-50 हो, चाहे इलेक्ट्रोड हो चाहे जॉब हो, दोनों पर समान टेम्परेचर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में आर्क बहुत लंबी हो तो क्या करेंगे। आर्क वेल्डिंग में आर्क अगर बहुत लंबी है तो क्या करना चाहिए। देखिए, पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होगा, धातु का एक्शन व्यवस्थित और अनियमित होगा, सही है। आर्क का एक्शन अव्यवस्थित और उपरोक्त सभी होगा जी। जब वेल्डिंग में आर्क सही नहीं होगा तो यह सभी क्रियाएं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आर्क लंबी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, बेस मेटल अधिक गल जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए, बेस मेटल जल जाए, अधिक होगा ना तो यह अंडर कट हो जाता है। जैसे यह जॉब है, हमें ये वेल्डिंग करना है, यहाँ ज्यादा पिघल जाएगा तो यहाँ गड्ढा पड़ जाएगा ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं अंडर कट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वाला से पिट पिट की आवाज, फ्लेम जो यूज करते हैं ना, तब फ्लेम पर एक पिट पिट की आवाज आती है, वह दोष पॉपिंग कहलाती है। कौन सा दोष कहलाता है? पॉपिंग कहलाता है। वेल्डिंग में एक दोष है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपिंग। यह गैस की मात्रा, गैस का प्रेशर कम होता है तब होता है। देखते होंगे गैस सिलेंडर में भी जब खत्म होने वाला होता है तो हल्का सा आवाज आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा दोष? पॉपिंग बोलते हैं। उसी को हम लोग कौन सा दोष बोलते हैं? पॉपिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। जॉब का ऐंठना या मुड़ना, मुड़ना दोष का नाम क्या है? हम पहले ही बोले थे डिस्टॉर्शन होता है। अगर वेल्डिंग करते समय ज़्यादा लंबी जॉब है, मतलब जॉब है, तो उसको फिक्चर में बांध कर करना चाहिए। नहीं करिएगा तो मुड़ जाता है। वही मुड़ना क्या कहलाता है? डिस्टॉर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन एक प्रकार का दोष है। ऐसे दूर कैसे कर सकते हैं? वेल्डिंग करने से पहले जॉब को बांध कर करना चाहिए, जॉब को फिक्चर में बांध कर करना चाहिए। देखिए आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा शेयर ना करिएगा तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आप लोग के लिए इतना मेहनत से बनाते हैं तो आप लोग शेयर करिए। आर्गन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? नीला, जानते ही हैं। देखिए मैरून किसका होता है? C2H2 एसिटिलीन का। काला किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो यह सब याद करना पड़ेगा, यह सब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम इसी तरह का टेस्ट सीरीज कोशिश करेंगे डेली लेकर आने के लिए। लेकिन जो लोग उससे भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करिए। ऑनलाइन कोचिंग में मात्र 2 ही क्लास हुआ है, 999 रुपये। आप लोग बहुत कम है, इतना में आपको क्लास। सोचिए जो हमारे यहाँ ऑफलाइन आपको भोपाल, MP, इंदौर, UP से लोग करने आ रहे हैं तो उतना तो वो लोग का किराया लग जाता है। लेकिन हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर है। ऑफलाइन ऑनलाइन में केवल हम थ्योरिकल पार्ट करवाते हैं और ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज, MCQ क्वेश्चन हर एक पार्ट को करवाया जाता है। ठीक है। कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य क्या है? सबसे पहले तक कटिंग किस गैस से करते हैं? ऑक्सीजन से करते हैं। तो देखिए प्री हीटिंग के लिए, प्री हीटिंग तो अलग एक मैटर है। प्री हीटिंग में जॉब को वेल्डिंग करने से पहले जॉब को गर्म करते हैं तो अलग है। प्री हीटिंग के एसिटिलीन के लिए नहीं, कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। कटिंग के लिए कौन सा गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन के लिए सप्लाई करेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। एसिटिलीन सिलेंडर का जो आपको प्रेशर होता है कितना होता है? देखिए हम लोग जो पढ़े हैं 15 से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पाउंड में दिया है तो पाउंड में भी याद रखिए। यह ALP में क्वेश्चन पूछा गया है। यह ALP में 250 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। तो आजकल क्वेश्चन का पैटर्न जब तक आप 2-3 एग्जाम नहीं दीजिएगा तो कैसे पता चलेगा? और 2-3 एग्जाम देने के लिए 1-1.5 साल लग जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि यह सब का एक्सपीरियंस हो तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। आपको यह इस प्रकार के सभी जानकारी दिया जाता है। मैं MP ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करवाता हूँ, तो लड़कन का सबसे पहले क्वेश्चन निकाल लिया MP ट्रेनिंग ऑफिसर के। कितने क्वेश्चन आर्क वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछे हैं, कितने क्वेश्चन गैस वेल्डिंग से पूछे हैं, कितने क्वेश्चन आपको फोर्ज वेल्डिंग से पूछे हैं, एक लिस्ट बना लिया, लड़कों को समझा दिया, इसरो को निकाल लिया। और उसको पता है कि देखो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आखिर क्वेश्चन पैटर्न कहाँ से आजकल उठा रहा है और उस पर ज़्यादा फोकस करवाते हैं। 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, पूछताछ केवल करते रह जाते हैं। तो इस तरह से ऑफलाइन कोचिंग में हमारी तैयारी सभी बच्चों को अच्छा चल रहा है। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दिया है कोचिंग का और आपको मोबाइल नंबर भी दिया है, वहां से पता कर सकते हैं। ब्लो पाइप में दाएं हाथ से फीलर रॉड और बाएं हाथ से यह कौन सा तकनीक होता है? लेफ्ट वर्ड टेक्निक होता है। हम पहले ही इससे पहले वाले में बता दिए हैं।
कि वेल्डिंग टेक्निक आपको 5 प्रकार से लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, लिंडे, ब्लॉक, वर्टिकल, यह सब 5 प्रकार के होते हैं। आपको पांचों प्रकार के वेल्डिंग में पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, एक वेल्डिंग जोड़ में क्रेटर बनता है, क्रेटर क्यों बनता है? यह 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग को छोड़ देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिएगा, आंसर क्या आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, और नहीं तो अगला मतलब सीरीज में आपको यह क्वेश्चन का सलूशन हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गैस वेल्डिंग में बचे हुए फ्लक्स को साफ न किया जाए तो क्या होगा? बचे हुए फ्लक्स को साफ न किया, धातु का ऑक्सीजन होगा, सतह रुक्षण हो जाएगी, जंग लगने का खतरा होगा, वेल्डन का समय हो। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 नंबर अच्छा लाइव नहीं चला। 26 नंबर, जंग लगने का खतरा होगा। क्या होगा? जंग लगने का खतरा होगा। अगर फ्लक्स ना होगा तो जंग लगेगा, जंग लगेगा, डस्ट लगेगा। ठीक है। निम्नलिखित गैस फ्लेम में दहन किसका तापमान न्यूनतम होता है? देखिए ऑक्सीजन कोल गैस का तो यह 1800 से कितना होता है? 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन का 2400 से 2700 होता है। ऑक्सी एसिटिलीन का 3100 से 3300 होता है। और द्रवित एलपीजी का 2700 से 2800 होता है। अब बताइए किसका न्यूनतम हो गया? न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो कोल गैस का होगा, कोल गैस का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उचित आर्क की लंबाई निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। वेल्डिंग रॉड के डी के बराबर होना चाहिए। उचित जो होना चाहिए, वेल्डिंग रॉड का जो होना चाहिए डाया, उतना ही आपको आर्क की लंबाई होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं करेक्ट आर्क। अगर डी की लंबाई वेल्डिंग रॉड के डाया से कम होगा उसे शॉर्ट आर्क बोलते हैं, और इससे अधिक होगा उसे लॉन्ग आर्क के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोड कटिंग कोटिंग के उद्देश्य में एक उद्देश्य यह भी है। इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्य में एक उद्देश्य वेल्डिंग करंट को बढ़ाना, आर्क को स्थिर रखना। क्यों किया जाता है? आर्क को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 mm मोटी कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए या ब्रॉन्ज की वेल्डिंग करने के लिए, देखिए जितना mm मोटी होना उसी के आसपास नोजल के साइज होता है। तो देखिए तो इसके आसपास है उतना कितना है? 10 mm है। तो इसका ये आंसर हो गया। आप लोग चाहते हैं कि वेल्डिंग का इसी तरह का सीरीज लेकर आता रहूं, तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप पेमेंट करिए, और पेमेंट करने के बाद क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है। ओके, बाय बाय।